आज भारत का संवैधानिक विकास, ब्रिटिश शासन के अधीन किस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास हुआ। लंबे समय तक भारत ब्रिटेन के अधीन रहा, फिर भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। हालांकि यह प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो गई थी। कैबिनेट मिशन के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये संविधान सभा द्वारा ये संविधान बनाया गया, विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान निर्माण में। हर एक मुद्दे पर इस संविधान सभा में बहस हुई। यह संविधान सभा ही भारत की संसद के रूप में भी कार्य कर रहा था। तो विधानसभा की दोहरी जिम्मेदारी, संविधान सभा की दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा भारत के शासन का संचालन करना। ये दोहरी जिम्मेदारी को हमारा यह संविधान सभा निभा रहा है। लेकिन इस संवैधानिक विकास अर्थात भारत का संविधान इस रूप में आने से पहले कई चरणों से होकर गुजरा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य उभर कर आए उसे भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। विशेषकर नागरिकों के अधिकार, राज्य के कर्तव्य, राज्य की जिम्मेदारियां, कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उभर कर आए। उन्हें भी हमारे संविधान में जगह दी गई, उन्हें भी हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इसका एक क्रमशः विकास हुआ और किसी भी देश का संविधान वहां की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर ही विकसित होती है। ठीक है, संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने मिलकर इस संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसे लिखित रूप दिया, लेकिन इस संविधान सभा के सामने एक बड़ी विरासत थी और उसी विरासत के आधार पर यह संविधान एक मूर्त रूप ले सका। तो 1600 में यानी एक कंपनी भारत में आती है व्यापार के लिए। वहां के महारानी द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है और इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और भारत के साथ इसके व्यापार का मोनोपोली था, यानी इंग्लैंड की और कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। यानी एकाधिकार था इस कंपनी के साथ, इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, यानी यही कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। तो स्वाभाविक है कि इस कंपनी आगे चलकर 1857 में, सॉरी 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई।
राजनीतिक शक्ति बन गई और बंगाल के संसाधनों का उपयोग करके उसने संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो भारत में संवैधानिक विकास को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी 1757 से जब कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई, तो इस संवैधानिक विकास को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक कंपनी के अधीन, कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। दूसरा ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। यानी 1757 में कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन जाती है और 1857 तक, यानी 1857 एक डिवाइडिंग ईयर था। 1757 तक तो 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन और 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन। दोनों के शासन काल में भारत के संविधान का क्रमशः विकास होता रहा। कंपनी ने शासन के लिए कई अधिनियम बनाए। उन अधिनियम के जरिए भारत में शासन का संचालन हो रहा था। जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, कंपनी से शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और भारत का शासन ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। तो कंपनी के अधीन, अब हम इसको देखेंगे कि कंपनी के अधीन कौन कौन से अधिनियम बनाए गए। कंपनी के अधीन, कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास, इसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कंपनी को विनियमित करने के लिए। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस प्रकार फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, का चार्टर
अधिनियम फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, अठारह सौ तिरपन का चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम यानी घोषणा, और फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। ये चार अधिनियम यानी 1757 से लेकर 1858 के बीच पारित किए गए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बहुत छोटा और कंपनी को विनियमित करने की एक शुरुआत थी। कंपनी शासन को या ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने का एक पहला प्रयास था, और वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया। इसमें कुछ निर्णय लिए गए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम, गवर्नर के पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी अन्य गवर्नर भी इसके अधीन आ गए, गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का अर्थ यह कि और भी गवर्नर इसके अधीन आ गए। 1700 इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर के पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया जाने लगा। तो ये कुछ 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गवर्नर जनरल का पद नाम ये गवर्नर के पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एमपी इसके पहले न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त कंपनियों के निजी कर्मचारियों के निजी व्यापार, रिश्वत लेने, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया जाने लगा। अब जब 1774 में से ये 1784 में
1784 में फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले मामलों को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। यानी जो राजनीतिक मामले थे और व्यापारिक मामले, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए दूसरी अनुमति दे दीजिए। वो अपने तरीके से, अपनी मर्जी से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करेंगे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए, यानी राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। यानी एक तरह से सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक नियंत्रण कंपनी के ऊपर लाया गया। तो राजनीतिक मामलों के सुपरविजन के लिए, राजनीतिक मामलों के देखरेख के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई 1784। ये सब हमारे संविधान का नींव। अब इसके बाद जब 1833 का अधिनियम आया, जब 1833 का चार्टर अधिनियम, आया, तो इसका पहला जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को व्यापारिक एकाधिकार को वापस ले लिया गया। ये गवर्नर जनरल को, यानी इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल, दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे। यानी जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का बना दिया गया था, लेकिन 1833 के एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस गवर्नर जनरल के पास सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी, यानी सारी सैन्य शक्तियां इसी गवर्नर जनरल के पास, सभी नागरिक शक्तियां इसी गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के संबंध में, यानी कानून बनाने के संबंध में अनलिमिटेड पावर दे दिया गया, यानी असीमित अधिकार था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल के पद को बहुत शक्तिशाली बना दिया गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। हालांकि 1813 में ही भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ अभी भी इसका व्यापारिक एकाधिकार था। लेकिन 1833 के अधिनियम से चीन के साथ भी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कंपनी एक प्रशासनिक इकाई बन के रह गई। कंपनी भारत में एक प्रशासनिक इकाई बन गई। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह ये काम करने लगा। सिविल सेवकों के लिए, यानी जो सिविल सर्वेंट थे, उनके लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगिता का इसी अधिनियम के जरिए शुरू किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय 1833 के चार्टर अधिनियम में लिए गए। अब इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम इस अधिनियम के जरिए भारत में खुली प्रतियोगिता, यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई। प्रशासनिक कार्य के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई, यानी एक यूनिट जो कानून बनाने का काम करेगी, कानून के ऊपर निर्णय लेगी, और दूसरी यूनिट उसे इंप्लीमेंट करेगी। बिल्कुल आज की तरह उच्चतम न्यायालय की तो स्थापना हो ही चुकी थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो हो चुकी थी 1774 में ही। 1853 के चार्टर अधिनियम से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक यूनिट को लेजिस्लेटिव का काम दिया गया, अर्थात आज की विधायिका यानी आज का संसद, और प्रशासनिक कार्य के लिए अलग यूनिट बनाया गया, अर्थात कार्यपालिका, आज की कार्यपालिका। आज की कार्यपालिका का अर्थ हुआ यानी सरकार।
यही व्यवस्था आज है। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक विधायी कार्य के लिए एक वर्ग को विधायी कार्य की जिम्मेदारी दी गई और दूसरे वर्ग को प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई। यानी आज अगर हम इसकी तुलना करते हैं, आज से अगर इसकी तुलना करते हैं, तो विधायिका यानी विधायी कार्य यानी विधायिका यानी संसद, प्रशासनिक कार्य यानी कार्यपालिका यानी सरकार, बिल्कुल वही रूप हमें दिखाई पड़ता है। और आज का जो संविधान है इसी व्यवस्था का विकसित रूप है। भारत में पहली बार इसी अधिनियम के जरिए, यानी 1853 के अधिनियम के जरिए, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरू किया गया। यानी इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग, स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी यहाँ के लोगों को भी इस परिषद में जगह दी गई। यहाँ के लोगों को जगह देने का अर्थ यह था कि अब यहाँ के लोगों का भी एक प्रतिनिधि इस परिषद में होगा। कंपनी के शासन का विस्तार किया गया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के विकास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार इस अधिनियम के जरिए कंपनी के शासन का विस्तार किया गया और ब्रिटेन राजशाही के विकास के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन ब्रिटिश संसद को कंपनी के ऊपर विश्वास जब तक कायम होगा तब तक सत्ता, राजनीतिक सत्ता उनके पास होगी, अन्यथा उनसे वापस ले ली जाएगी। इसी विश्वास के साथ कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कंपनी को भारत में आने का मुख्य मकसद तो एक व्यापार था, लेकिन अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए, भारत के बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, अपने व्यापार के लिए भारत के धन का उपयोग करने के लिए, भारत में कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए उसे राजनीतिक शक्ति बनना जरूरी था। तो उसने व्यापार के लिए राजनीतिक शक्ति बनी। कंपनी का उद्देश्य शासन करना नहीं था, कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, भारत के संसाधनों का उपयोग करना था। लेकिन अपने किसी भी प्रकार की कंपनी के व्यापार को किसी भी प्रकार की चुनौती अगर हो तो उस चुनौती को खत्म करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके लिए उसे राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता थी और कंपनी स्वतः एक राजनीतिक शक्ति बन गई। ब्रिटिश सत्ता द्वारा इसे नियंत्रित किया गया। लेकिन कंपनी के शासन के कारण जो 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन था, यानी कंपनी का शासन 1757 से 1857 तक। 1857 में एक महान क्रांति होती है और कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाती है।
कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाती है। अब 1857 के बाद विशुद्ध रूप से भारत में एक राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ और वास्तविक रूप से भारत 1857 के बाद ही ब्रिटेन का उपनिवेश बन पाया। अब भारत में पूंजी निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। पूंजी निवेश के माध्यम से भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के उपयोग के लिए किया जाने लगा। सत्ता बदल गई। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सत्ता आ गई। अब ताज के अधीन यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। इसमें पहला है 1858 का घोषणा पत्र। कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। कंपनी ने गवर्नर, क्षेत्र, राजस्व की सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। यानी कंपनी की जितनी भी शक्तियां थी वो सभी ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि कंपनी का राज ही समाप्त हो गया, कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया, तो सारी शक्तियां ट्रांसफर हो गई ब्रिटेन क्राउन के पास। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया। वायसराय का पद सृजित किया गया। यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद सृजित किया गया। और पहले ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये पहले वायसराय थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इनकी नियुक्ति 1857 की क्रांति से पहले ही हुई थी। अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय ये पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनकी नियुक्ति लॉर्ड डलहौजी, जो 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे थे, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग की को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति में इस क्रांति का दमन करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी कुशलता से उस समय नेतृत्व किया था। तो सारी शक्तियां गवर्नर जनरल से वायसराय के पास चली गई। नियंत्रण बोर्ड, और जो पहले कंपनी के शासन के दौरान
जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड और डायरेक्टर बोर्ड जो बनाए गए थे ना, उसको भी समाप्त कर दिया गया। भारत में जो दोहरी शासन प्रणाली थी, जिसको हम ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, यानी इंडिया सेक्रेटरी। ये लंदन में बैठते थे, हालांकि इनका सारा खर्च भारत से जाता था, वेतन वगैरह सब भारत से मिलता था, लेकिन ये लंदन में बैठते थे। इनकी एक परिषद होती और भारत का वायसराय। तो ये सारी व्यवस्था लंदन से चल रही थी और ये पद भारत में था। आमतौर पर भारत जो सचिव होता था वो ब्रिटिश संसद का ही सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद। तो वायसराय और भारत में क्राउन की सत्ता का संचालन की पूरी जिम्मेदारी इसी इंडिया काउंसिल पर थी, यानी और जो भारत सचिव थे उनकी जिम्मेदारी थी। तो वायसराय जिम्मेदार होते थे परिषद के प्रति और परिषद के सचिव जिम्मेदार होते थे ब्रिटिश संसद के प्रति। ये 1858 यानी 1858 के अधिनियम के जरिए ये सब व्यवस्था की गई। भारत सचिव का पद को सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो परिषद था, 15 सदस्य बनाए गए। इस परिषद के पास एक जुडिशरी पावर भी था। भारत और ब्रिटेन में मुकदमा करने की भी शक्ति थी इसके पास। भारत से संबंधित जितनी भी रिपोर्टें होती थी, चाहे राजस्व से संबंधित, चाहे मालगुजारी में कितना धन प्राप्त हुआ, मालगुजारी में कितना धन प्राप्त हुआ, राजस्व से कितना धन प्राप्त हुआ, ये सारे रिपोर्ट, चाहे नैतिक रिपोर्ट हो, भौतिक रिपोर्ट हो, डेवलपमेंट से संबंधित रिपोर्ट हो, ये सारी जिम्मेदारी भारत सचिव की होती थी। और भारत सचिव इसे संसद के सामने, यानी ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करते थे। तो ये वायसराय द्वारा ये सारी रिपोर्ट भारत सचिव को दी जाती थी और भारत सचिव द्वारा सारी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के सामने रखा जाता था। 15 सदस्यों के जरिए, 15 सदस्यों के सहायता से ये सब कुछ संचालित कर रहे थे। अब इसके बाद निजाम बदल गया था, सत्ता बदल गई थी, पूरी व्यवस्था बदल गई थी, स्ट्रक्चर बदल गया था। अब इसके बाद 1861 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये वो दौर था जब भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, सबसे राजनीतिक रूप से अगर कोई क्षेत्र सबसे पहले जागृत हुआ तो वो बंगाल था। दरअसल इंग्लैंड कंपनी एक राजनीतिक शक्ति पहली बार बंगाल में ही बनी थी, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक चेतना भी बंगाल में ही सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेगी। तो 1861 में एक भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यानी 1861 के अधिनियम से परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया।
भारतीयों को, ये 3 व्यक्ति थे जो नियुक्त होते, भारतीयों को